तीन दोस्तों की कहानी है, अब्दुल, रहमान और रहीम। तीनों डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के तहसील थानेसर के गांव मिर्जापुर में रहते हैं। यहीं पर पले बड़े हैं। अभी तीनों ने अपना 10th स्टैंडर्ड खत्म किया है और अब डिसाइड किया है कि इनको आगे स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी है। ये तीनों अब नौकरी करना चाहते हैं और इंसिडेंटली तीनों ने बेट भी लगाई है इसी बात पर कि किसको सबसे पहले सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। इसको आगे देखते हैं हम। अब तीनों की बेट तो हालांकि लग गई है और तीनों ने अभी साथ ही साथ शुरू भी कर दिया है नौकरी ढूंढना। तो हम एक एक करके देखेंगे कि तीनों के क्या एस्पिरेशंस हैं और किस तरह से वो उनको फुलफिल करने वाले हैं। सबसे पहले हम डीप डाइव करते हैं अब्दुल की जिंदगी में। अब्दुल क्या करना चाहता है? तो अब्दुल के फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्यून हैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में। उनको दिखता है कि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, आप पावर के बहुत क्लोज हो और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। तो उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है। अब्दुल भी इस बात से कन्विंस्ड है, वो मानता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो सबसे पहले वो यही सर्च करता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कैसे। लेकिन जब वो सर्च करता है तो उसको मिलता क्या है? जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। वो देखता है कि या तो एग्जाम्स ही नहीं हो रहे हैं, एग्जाम्स में डिले हो रहा है, एडमिट कार्ड नहीं मिलते हैं लोगों को टाइम पे, रिजल्ट्स नहीं आते हैं एग्जाम होने के बाद। लोग 5-5 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट आने का। जहां पर रिजल्ट आ भी गए हैं वहां पर लोग कोर्ट केस में फंस जाते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी दोबारा पेपर हो रहा है, और उसके अलावा सिलेक्शन के लिए करप्शन तो है ही इंटरव्यू के लेवल पे। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको कुछ ना कुछ तरह का पैसा तो खिलाना ही पड़ रहा है किसी को, जिसकी वजह से उसका एकदम से भरोसा उठ जाता है सारे प्रोसेस के ऊपर से। दूसरी बात जो उसको पता चलती है अपने जान पहचान वालों से, उसको रियलाइज होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे मल्टीपल एग्जाम्स देने पड़ेंगे और उन सारे एग्जाम्स के लिए मुझे उतने ही फॉर्म्स भी भरने पड़ेंगे, जिसको लेके वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। पर साथ ही एक रिजल्ट उसको मिलता है जहां पर उसको पता चलता है कि हरियाणा के सीएम ने मार्च के महीने में ग्रुप डी एक्ट पास कर दिया है। अब ग्रुप डी एक्ट में क्या हुआ है, जो ग्रुप डी की सरकारी नौकरियां हैं जो कि बिल्कुल एंट्री लेवल जॉब्स हैं सरकार में, वहां पर अब से कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सारी ही जॉब्स के लिए कॉमन सर्विस रूल होंगे और केवल एक ही एग्जाम होगा। तो यही उसकी थोड़ी सी आशा की किरण है। पर सारे ही सरकारी वादों की तरह उसको भरोसा नहीं होता है कि ये कब फ्रुक्टिफाई होगा ग्राउंड पे। 2 महीने के इंतजार के बाद ही उसको रियलाइज होता है कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है अगस्त के महीने में। 18,000 पोजीशंस के लिए एक ही बार में 18,000 पोजीशन सरकार फिल करने वाली है एक ही एग्जाम के थ्रू। अब वो फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करता है और उनको अटेस्ट करवाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अटेस्ट करवाने जाता है उसको अपने घर के पास वाला साइबर कैफे वाला बताता है कि फॉर्म ऑनलाइन है, सारे डॉक्यूमेंट केवल ऑनलाइन अपलोड करने हैं और उनको अटेस्ट करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये जान के तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, फटाफट साइबर कैफे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता है और अपना फॉर्म फिल कर देता है। अब वो वेट कर रहा है एडमिट कार्ड आने का, क्योंकि उसको नहीं पता कि एडमिट कार्ड कब आएगा। हालांकि एडमिट कार्ड भी 2 महीने के अंदर आ जाता है। नवंबर की स्टार्टिंग में एडमिट कार्ड उसको मिलता है, जहां पर वो देखता है कि उसके एग्जाम का सेंटर कुरुक्षेत्र नहीं है लेकिन कोई और डिस्ट्रिक्ट है। उसको सोनीपत जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। पर तभी सरकार साथ में ये भी बताती है कि हमने स्पेशल ट्रेन और बसेस भी चला दी हैं उन सारे बच्चों के लिए जो कि एग्जाम देने वाले हैं। पर यहां पर उसको पता चलता है कि 18 लाख बच्चे हैं जो कि वो एग्जाम देने वाले हैं इन 18,000 पोजीशंस के लिए। वो एग्जाम दे के आता तो है लेकिन उसको पता नहीं है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि 18 लाख बच्चों का पेपर चेक होकर रिजल्ट आने में टाइम तो जरूर लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। जनवरी में 19 जनवरी को एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है 18,000 पोजीशंस के लिए, जिसमें कि उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और उसको एक दिन बाद ही ज्वाइनिंग के लिए भी बोला जाता है। वो जाता है एसडीआईटी डिपार्टमेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट की पोजीशन उसको मिली है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है और उसको साथ ही के साथ ऑफर लेटर दे दिया जाता है। ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा जो अब्दुल के साथ हुआ, 67,000 बच्चे, 67,000 कैंडिडेट्स सक्षम हरियाणा के शुरू होने के बाद से अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर से ज्वाइन कर चुके हैं। अगर हम ये जानना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा नंबर है, उसके लिए समझना जरूरी है कि इससे पहले क्या हो रहा था। तो सक्षम हरियाणा से पहले 13 साल में केवल 45,000 बच्चों को नौकरी मिली थी सरकारी, और ये केवल 3 साल में 67,000 का नंबर हम अचीव कर चुके हैं। तो अब्दुल तो बन गया जेंटलमैन, पर हमारे बाकी दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं? तो हम पहुंचे अब रहमान के पास। रहमान के फादर का अपना एक सैलून है और वो चाहते थे कि रहमान भी अपनी 10वीं की पढ़ाई खत्म करके जल्दी से उनके बिजनेस ज्वाइन कर ले और फटाफट शादी कर ले। हालांकि रहमान ही बिल्कुल नहीं करना चाहता। रहमान का इंटरेस्ट हमेशा से गाड़ियों में रहा है और वो गाड़ियों से रिलेटेड कुछ काम करना चाहता था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं किसी आईटीआई जाऊंगा
और वहां से जाके कुछ मैकेनिक के ट्रेड में काम सीखूंगा और उसके बाद अपना गैराज खोलूंगा। अब जैसे ही वो अपना फोन उठाता है और सर्च करता है कि मेरे आसपास सबसे अच्छा आईटीआई कौन सा है, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही कुछ 20 आईटीआई हैं, 5 गवर्नमेंट और 15 प्राइवेट आईटीआई, और उसके अलावा बाकी की डिस्ट्रिक्ट में भी, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी सब जगह 10-15 आईटीआई हैं। उसको कोई जानकारी नहीं मिलती कि कौन सा आईटीआई में कितना अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा नौकरियां हैं, कहाँ पर ट्रेनर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो वो अपने आसपास के और लोगों से पूछता है, गांव के कुछ और भैया लोगों से पूछता है जिन्होंने पहले आईटीआई से पढ़ाई करी हुई है। तो वो बताते हैं कि आईटीआई के बारे में देखो हमें भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है कौन सा अच्छा है, लेकिन रिसेंटली सीएम ने और स्किल्स मिनिस्टर ने आईटीआई की रेटिंग लॉन्च करी है, तुम क्यों नहीं एक जाके वेबसाइट पे एक बार चेक कर लेते कि वहां पर कौन सा सबसे अच्छा आईटीआई है। तो वो पहुंचता है उस वेबसाइट पे, वहां पे जाके देखता है, उसको रियलाइज होता है कि उसके सबसे पास गवर्नमेंट आईटीआई करनाल है, जहां पर रेटिंग बहुत ही अच्छी है, ज्यादा प्लेसमेंट भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रेनर्स भी, हालांकि 100% तो नहीं है, पर बाकी आईटीआई के कंपैरिजन में ज्यादा है। वो अप्लाई करता है ऑनलाइन, अपने मेरिट के बेसिस पे उसको गवर्नमेंट आईटीआई में मैकेनिक की ट्रेड भी मिल जाती है, और वो ज्वाइन करने पहुंचता है, प्रिंसिपल को जाके अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि क्यों नहीं तुम डीएसटी का ट्रेड ले लेते। वो कहते हैं ये डीएसटी क्या है। तो प्रिंसिपल समझाते हैं डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग है, नई चीज हमने शुरू करी है, एक इंडस्ट्री के साथ हमने पार्टनरशिप करी है, तो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए तुम्हें इंडस्ट्री भेजेंगे, तो तुम जाके वहीं पे काम करोगे। उसको उतना समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि नथिंग टू लूज टाइप है, ये तो अच्छी चीज है, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। फिर वो सीएम का वीडियो भी देखता है इसके बारे में, जहां पर सीएम युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग जाके डीएसटी के ट्रेड्स में एडमिशन लीजिए। तो वो ये देख के काफी वैलिडेट हो जाते हैं उसकी थॉट कि हाँ मुझे डीएसटी में एडमिशन लेना है। अब डीएसटी में एडमिशन लेने के बाद जब वो क्लास पहुंचता है, कुछ ही दिन बाद उसको इंडस्ट्री भेज दिया जाता है। इंडस्ट्री की मशीन देख के तो वो हैरान ही रह जाता है, क्योंकि उसने आईटीआई में इस तरह की मशीनरी देखी ही नहीं थी। यूनिफॉर्म में लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसको ये सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो रहमान काफी खुश है अपनी ट्रेनिंग से। पर इसके बाद क्या होता है, मार्च का महीना आता है, 13 मार्च को अचानक से आईटीआई बंद हो जाते हैं। अब उसको डर लगता है पहली बार, क्योंकि ना तो वो इंडस्ट्री जा पा रहा है ट्रेनिंग के लिए, ना ही उसकी आईटीआई की ट्रेनिंग चल रही है, और साथ ही साथ उसके पापा की दुकान भी बंद हो चुकी है। तो उसको नहीं पता कि अभी आगे कैसे बढ़ा जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते बाद ही उसके ट्रेनर का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया है, जहां पर उसको ट्रेनिंग मटेरियल आना शुरू हो जाता है। डेली कुछ लेक्चर आ रहे हैं, कुछ वीडियो आ रहे हैं, कुछ असाइनमेंट आ रहे हैं, हर फ्राइडे सैटरडे टेस्ट हो रहे हैं। तो उसको लगता है चलो मेरी ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो ही जाएगी, पर मेरा प्लेसमेंट का क्या होगा, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज तो बंद हैं। लेकिन 2 महीने बाद ही उसको लेटर मिलता है अपनी कंपनी की तरफ से कि जो 23 बच्चे हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, हम उन 23 के 23 बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर दे रहे हैं जैसे ही वो अपने एग्जाम खत्म करेंगे। तो अब इसकी वजह से फाइनली उसको रियलाइज होता है कि मेरे पापा की दुकान बंद है, कोई बात नहीं, घर पे काम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास नौकरी है, मेरे पास एजुकेशन है, मुझे बस एग्जाम देने हैं और उसके बाद मेरे को गारंटीड काम मिल जाएगा। तो रहमान जी रहा है अपनी ठग लाइफ। पर इसी तरह से केवल रहमान की तरह 50,000 बच्चे थे जिनको आईटीआईज में ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई गई। ना कि केवल गवर्नमेंट आईटीआईज, लेकिन प्राइवेट आईटीआईज को भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनाया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस प्रोग्राम की काफी सराहना की है। तो हमारा जो मटेरियल था 450 घंटे का ऑनलाइन कंटेंट, इसको सारे ही स्टेट्स के लिए एक नेशनल पोर्टल पे रिलीज भी कर दिया गया। और उसके बाद अगर हम सिर्फ डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, जिसके बारे में आकाश ने ऑलरेडी काफी आपको बताया होगा, तो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के हमारे 80% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया लॉकडाउन के दौरान, जब आईटीआईज बंद थे, जब इंडस्ट्रीज बंद थी। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम नॉर्मल आईटीआई प्लेसमेंट्स की बात करें तो केवल 23% बच्चे हमारे इंडस्ट्री पहुंचते हैं, पर डीएसटी में दैट नंबर वाज ऑलरेडी 80%। इसको देखते हुए डीएसटी की सीट्स ऑलरेडी हमने 4 गुना बढ़ा दी हैं। 5,000 बच्चे, आईटीआई के 12% बच्चे जाके इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेंगे अगले साल से। जो हमारा तीसरा दोस्त है रहीम, दिखने में तो सीधा साधा था, लेकिन सबसे नटखट यही था। इसने कहा कि मैं तो इन लोगों की तरह नहीं कर सकता तैयारी गवर्नमेंट जॉब की, और ना ही मुझे और पढ़ाई करनी है किसी आईटीआई जाके। मुझे तो कमाना है पैसा अभी, अभी चाहिए मुझे नौकरी तुरंत से पहले। तो ये कैसे हो पाएगा? तो उसने कहा कि एक ही तरीका है, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलनी है, प्राइवेट जॉब करूंगा और अभी से ढूंढना शुरू करूंगा। उसने रिसर्च किया, उसको समझ में आया कि मेरे घर के पास में ही एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, क्यों ना मैं वहां जाके रजिस्टर कर लूं। तो एक लंबी सी लाइन में लगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचा, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्टर हो गया, और अब घर बैठ के इंतजार कर रहा था नौकरी का। 6 महीने निकल गए, लेकिन कोई कहीं से ऑफर नहीं आया।
तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ जॉब फेयर भी लगते रहते हैं कुछ कुछ कंपनीज के, और सरकार भी कुछ जॉब फेयर कराती है, क्यों ना मैं एक बार वहां जाके कोशिश करूं। तो जॉब फेयर में भी वो गया, उसने नौकरी के लिए अप्लाई भी किया, कुछ ऑफर्स भी मिले, पर या तो वो ऑफर सारे कुरुक्षेत्र के बाहर थे जहां उसको नहीं जाना था क्योंकि उसका घर परिवार दोस्त सब कुरुक्षेत्र में ही थे, या फिर सैलरीज काफी कम थी। तो उसने डिसाइड किया कि कुछ और तरीका ही ढूंढना पड़ेगा। पर काफी मेहनत करने के बाद भी हमारा रहीम काफी हताश था। लेकिन एक दिन अचानक से उसको कॉल आया रोजगार विभाग की तरफ से, एक रिकॉर्डेड IVRS कॉल, जहां पर उससे पूछा गया कि क्या वो अभी नौकरी करने के लिए इच्छुक है, और साथ ही अगर वो इच्छुक है तो क्या प्राइवेट कंपनियों से उसका नंबर शेयर कर दिया जाए। तो उसने दोनों का ही रिस्पॉन्स हाँ दिया। इसकी 2 दिन बाद उसको हरियाणा के रोजगार विभाग के कॉल सेंटर से एक कॉल आया। आइए वो कॉल सुनते हैं एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैं रोजगार विभाग हरियाणा से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। सबसे पहले हम आपकी वर्तमान रोजगार स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। क्या आप अभी किस तरह का कोई काम करते हैं, कोई जॉब, बिजनेस या स्टडी? नहीं मैम, कुछ भी नहीं कर रहा, फिलहाल फ्री हूँ। फर्दर जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है? हाँ जी। जॉब आप अपनी ही लोकेशन पे करना चाहते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, हरियाणा से बाहर भी कर सकते हैं? नहीं मैम, मेरी लोकेशन में कोई हो तो। सर, अगर आपको अपनी ही लोकेशन पर जॉब मिलती है तो सैलरी की क्या उम्मीद रहेगी आपको? सैलरी मैम 10 से प्लस हो। धन्यवाद सर। जॉब तो उसने अपनी इस तरह की जॉब चाहिए उसकी सारी जानकारी रोजगार विभाग को दे दी, पर उसने कहा कि इस तरह की जानकारी तो अलग अलग जगह मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, पता नहीं इससे मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर इसी के 2 दिन बाद एक प्राइवेट कंपनी से उसको कॉल आया जहां पे उन्होंने बताया कि उनको रोजगार विभाग से उसकी जानकारी मिली है और उनके पास उसके लिए एक नौकरी भी है। उन्होंने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, वो इंटरव्यू के लिए गया और उसका सिलेक्शन हो गया, और आज वो एक सर्वेयर है कुरुक्षेत्र में और 15,000 रुपए की सैलरी भी कमा रहा है। इसी तरह से रोजगार विभाग ने पिछले 6 महीने में 25 लाख लोगों को कॉन्टैक्ट किया है ये समझने के लिए कि क्या उनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो किस तरह की जॉब वो चाहते हैं और कहां पर वो नौकरी करना चाहते हैं। और अगर मैं कल तक की बात करूं तो 15,500 जॉब ऑफर्स भी अलग अलग प्राइवेट एम्प्लॉयर्स रोजगार पोर्टल के माध्यम से हमारे कैंडिडेट्स को दे चुके हैं। तो रहीम फाइनली प्राइवेट नौकरी पा चुका था जैसा कि वो करना चाहता था। तो हमारे तीनों ही दोस्त अब्दुल रहमान और रहीम जो करना चाहते थे उन्होंने वो अचीव कर लिया। सक्षम हरियाणा एज अ प्रोग्राम सभी तरह के एस्पिरेशंस को केटर करने के लिए इस समय कोशिश कर रहा है। और अगर मैं टोटल बात करूं तो पिछले 3 साल में 2 लाख से ज्यादा लोगों को हम या तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी से जोड़ चुके हैं। अब इन तीनों की बेट इस बात पे नहीं थी कि किसको अच्छी नौकरी लगेगी, पर अब इनके एस्पिरेशंस चेंज हो चुके हैं, अब इनको कुछ नया करना है। तो अब इनका टारगेट ये है कि कौन बनेगा इंडिया का नेक्स्ट बेस्ट यूट्यूबर। थैंक यू।